वेलकम टू द एंगुलर फिजिक्स अगेन। और आज हमारे पास पेपर आ चुका है भाई साहब। पेपर अभी भी खत्म हुआ है थोड़ी देर पहले ही। मेरे पास साइंस का पेपर आ चुका है, ठीक है। साइंस का पेपर आपको दिख रहा होगा, सेट 1 मेरे पास आया है, राइट। साइंस का एग्जाम था और इसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखे नहीं है, कैसे आएंगे, कैसे आए हैं। मैंने कुछ रिव्यू लिया है कुछ बच्चों से, कुछ बच्चों ने बोला है मुझे कि पेपर ऑलमोस्ट एवरेज था। एवरेज मतलब ईजी था, ओके। तो हम लोग क्वेश्चंस ढूंढने वाले हैं, एक एक करके सबके सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अपना पेपर लेके बैठ जाइए, चेक करिएगा कि क्या क्या सॉल्यूशंस आपने सही किए हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस आपने गलत किए हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फटाफट से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सारे के सारे सॉल्व करता हूं यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके सब सॉल्व करूंगा, तो आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है, राइट। तो मैंने पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन नहीं, फिजिक्स का नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ नहीं, एट्थ, नाइन्थ नहीं, 10th, 11th नहीं, 12th, 13th क्वेश्चन फिजिक्स का है, राइट। फिजिक्स में बोला हुआ है, 13 क्वेश्चन में बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फिनिटी। जब भी मुझे समझ में आया कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, याद रखो, ओके। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, और आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इन फ्रंट ऑफ इट और इन्फिनिटी पर रखा है, तो यू विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, राइट। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द साइन ऑफ द फोकल लेंथ, okay, and the sign of the image distance in this case are respectively। आपको बताना v कहां पे बनेगा, राइट। तो मुझे बहुत सिंपल सी बात पता है यार, v f की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो राइट साइड में होता है, राइट। और u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो अगर मैं यहाँ पे 1/v इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f लगा दूं मिरर फॉर्मूला, तो देखो 1/v और ये हो जाएगा माइनस का 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो मेरे पास 1/v इक्वल टू 1/f आ रहा है और v की वैल्यू f के इक्वल आ रही है, राइट। तो मुझे एक बात, सिंपल सी बात पता लगी यहाँ पे, वो सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे जो इमेज का डिस्टेंस आएगा वो फोकल लेंथ के इक्वल आएगा। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इमेज का डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी गाइस इट इज डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ, 14th में बोला है ओम्स लॉ को अगर वेरीफाई करना है आपको, तो वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स। बहुत सारे अलग अलग सर्किट कंपोनेंट्स हम लोग वहां पे दिखाते हैं। वी फाइंड विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर, एक रेजिस्टेंस जब आप लगाते हो और उसके रेस्पेक्ट में अगर आपको अमीटर और वोल्ट मीटर की पोजीशन बतानी हो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है अमीटर और उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है वोल्ट मीटर। प्लीज याद रखें, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम और सीरीज में करंट सेम। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ध्यान से देखो, अमीटर इज इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज इन पैरेलल। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे? अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज इन पैरेलल, तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट फॉर 15 पे आते हैं। 15th क्वेश्चन भी फिजिक्स का ही है। 15 में बोला है इन अ रजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, करंट अगर 2 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है ना, द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट वुड बी। आपको पता है कि हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, है ना। अगर आपने करंट को 2 टाइम्स बढ़ाया तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। हीट जो होगा कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स। तो पहली जो इनिशियल हीट है वो है H, और जो फाइनल हीट है वो कितनी है, 4H। बहुत सारे बच्चे गलती करके आएंगे इसमें, मुझे पता है। उन्होंने पूछा परसेंटेज चेंज। ध्यान सुनना, परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है। परसेंटेज चेंज अगर कभी भी निकालना हो ना, उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट अपॉन इनिशियल हीट इनटू 100। ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फाइनल हीट मेरे पास कितना है, 4H माइनस H अपॉन H इंटू 100। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3H/H, H से H छम्मा छम्मा इंटू 100। मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 300%। अरे भाई, बहुत सारे बच्चों ने गलती करी होगी, पक्का 400% लगा के आए होंगे तुम लोग, मुझे पता है ना। चेक कर लो कैसे किया ये। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था हीट वाले फॉर्मूले, राइट। और ये वोल्ट मीटर वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया था जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाई थी थोड़े दिन पहले, ठीक है ना। ये भी हो गया। नेक्स्ट 16th पे आते हैं भाई। 16 वाले में क्या बोला है, अ पॉजिट्रॉन एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन। पॉजिट्रॉन को ऐसे आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया, मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ जा रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। कैसे बताएंगे भाई, राइट हैंड रूल लगाएंगे। ध्यान से देखो, अपनी फिंगर्स को पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन में रखो। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होता है ना, अपनी फिंगर्स को पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन में रखो, और अपनी हथेली को, हथेली मतलब आपका पाम, उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, राइट। और अपने फिंगर्स को ऐसे घुमा दो। तो घुमाने की वजह से आपका थंब कहाँ जा रहा है, स्क्रीन के अंदर, राइट ना, स्क्रीन के अंदर जा रहा है मेरा थंब।
तो मुझे पता लग गया कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जाएगी अंदर की तरफ इनटू द पेज, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कितनी बात समझ में आई भाई? तो अब तक क्या क्या गलती की है फटाफट कमेंट में डाल दो, ठीक है ना। और ये फटाफट शेयर कर दो सबके साथ, सबको टेंशन होनी चाहिए, तुम लोगों को अकेले को टेंशन नहीं होनी चाहिए, सबको टेंशन होनी चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन वो गलत करके आए हैं, राइट। ताकि बोर्ड 12th का जो बोर्ड्स आएगा उसमें ध्यान रखें वो लोग, ठीक है। तो मेरी वीडियो जरूर देख के जाए, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, असर्शन रीजन में 17, 18, 19 मेरे काम के, यस 19 मेरा काम का है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। मतलब पर्सन जिसको मायोपिया होता है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता, बिल्कुल सही बात है, असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन की बात करते हैं। अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ द मायोपिक आई एज इट कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। रीजन तो बिल्कुल गलत है भाई। कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हो क्या आप लोग? सोचो एक बार, एक पर्सन जिसको मायोपिया होता है, जैसे मुझे भी मायोपिया, मैंने चश्मा लगाया हुआ फिलहाल, मुझे अगर दूर का नहीं दिखता तो मुझे कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है। और कॉनकेव लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है वो, तो है ना। यस, तो इसका मतलब उन्होंने रीजन गलत दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है भाई? उन्होंने बोला है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन आएगा इसका, इसका आएगा सी ऑप्शन, ठीक है 19 का। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन होंगी, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। बिल्कुल सही बात, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे एक्चुअल में, वहां पे वो बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि इमेजिनरी लाइंस होती है, और जिस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट मार देंगे उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन ये रीजन नहीं है इसका। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन ये रीजन नहीं है, राइट। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन आएगा इसका, लास्ट वाले का। कुछ बच्चे इसको ऐसा बोलेंगे कि यार रीजन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में यहाँ पे लिखना चाहिए था कि अगर हम एक ही पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे तो दो टेंजेंट आएंगे जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, और दैट इज इम्पॉसिबल। इस वजह से वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, राइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए खैर अब आगे बढ़ेंगे। सेक्शन बी, सेक्शन बी में भाई 21 का ए, नहीं ये भी नहीं है, 22 नहीं ये भी नहीं है, फिजिक्स का 23 ये भी नहीं। मैं देखो मैं आपको केमिस्ट्री और बायो नहीं बता सकता, ठीक है। नेक्स्ट फॉर 24 का ए, वैन एंड वेयर अ रेनबो अपीयर इन द स्काई ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन। ये आप कर सकते हो, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रेनबो कब बनता है? हमारा सन हमारे पीछे होना चाहिए या आगे होना चाहिए, वो सब आपको पता है, ठीक है। रेनबो कब बनता है, कैसे बनता है, कितने कलर्स उसमें दिखाई देते हैं, क्या क्या किस चीज की वजह से बनता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या नेचुरल फिनोमिना उसमें होता है, ये बात आपको पता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोगों ने बता दिया होगा कि जो भी हमारी सनलाइट होती है, जब वो डस्ट पार्टिकल से या फिर किसी भी मॉइस्चर वाली चीज से या फिर कोई भी हमारे पास जो ड्रॉप्स होती हैं अवेलेबल, उनसे जब टकराती है और लाइट जब फैल जाती है टकराने के बाद, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें आपको रेलेफ क्राइटेरिया के बारे में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना था, राइट। व्हाई डज क्लियर स्काई अपीयर ब्लू? हमारा जो स्काई होता है वो ब्लू क्यों दिखता है हमें, ये बात आपको पता है? क्योंकि आप लोगों को पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हमारे पास इतने सारे कलर्स होते हैं, राइट। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होता है पता है आपको? हाँ बोलो एक बार फटाफट। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 4। ये पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड की। तो इंटेंसिटी सबसे कम किसकी आएगी? रेड की, राइट ना। और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मुझे किसकी मिलेगी? वॉयलेट की, इंडिगो की और ब्लू की। लेकिन वॉयलेट और इंडिगो के लिए हमारी जो आईज होती है वो सेंसिटिव नहीं होती है, हम लोग ज्यादातर ब्लू को देखना पसंद करते हैं। इस वजह से हमें वॉयलेट और इंडिगो नहीं दिखेगा, हमें ब्लू दिखेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो स्कैटर करने के बाद सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होने वाली है? ब्लू कलर की, इसलिए हमें स्काई जो होता है वो ब्लू दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे आते हैं। 25 में बोला वी आई ग्राफ फॉर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर शोन। ये वी और आई के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया ग्राफ है, दिख रहे हैं दिखने में। इफ बोथ द वायर्स आर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर, विच ऑफ द टू इज मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ द हाई रेजिस्टिविटी? देखो ध्यान से, उन्होंने पूछा अगर सेम लेंथ और सेम एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा हाई होगी? आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम वी और आई का ग्राफ बनाते हैं तो इसका स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ दिस वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस व्हाट? गिव्स अस व्हाट?
रेजिस्टेंस, याद रखो रेजिस्टेंस देता है हमें, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जिसका एंगल बढ़ा, एक्स एक्सिस से जिसका एंगल बढ़ा, मान लो एंगल थीटा 1 है और दूसरा एंगल थीटा 2 है, तो क्या मुझे पता है कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है। क्या मुझे एक बात और पता है कि टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1 है, और टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, राइट ना। तो मैं बोलूंगा कि जो सेकंड वाला स्लोप है, सेकंड वाले मतलब बी का जो स्लोप है वो पहले वाले स्लोप से ज्यादा है ना। पहले वाला जो ए है उसका स्लोप कम है और बी वाले का स्लोप ज्यादा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पे स्लोप इसका ज्यादा है, राइट, बी का। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, तो मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस ऑफ द बी, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ द बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ द ए। और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, आपको पता है रो लेंथ बाई एरिया में यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। रो ए लेंथ अपॉन एरिया इज ग्रेटर देन रो बी लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन एरिया से लेंथ अपॉन एरिया कट गया, तो ए की रेजिस्टिविटी बी से ज्यादा है, याद रखो इस बात को। मेरे हिसाब से ए की रेजिस्टिविटी ज्यादा आएगी और बी की रेजिस्टिविटी कम आएगी, तो मेरे हिसाब से रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी, ठीक है ना, बिकॉज स्लोप किसका ज्यादा है। मैंने कुछ गलती कर दी है, यहाँ पे बी आना चाहिए था, यहाँ पे ए आना चाहिए था, राइट। तो रेजिस्टिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ ए लिखा जाएगा, राइट। तो बी की रेजिस्टिविटी ए की रेजिस्टिविटी से ज्यादा, याद रखो, ठीक है ना। तो ये वाला ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी का है मटेरियल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया होगा। 26 क्वेश्चन ये हमारे मतलब का नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 31, यस 31 में क्या बोला है, अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन अ वाइट स्क्रीन। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट आपको गिवन है, जो जो वैल्यूज गिवन है वो फटाफट लिख देते हैं यहाँ पे। 3 सेंटीमीटर हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और क्या गिवन है भाई, और एक और चीज गिवन है हमें, व्हाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज किया उसने, जिसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 12, तो फोकल लेंथ -12 लिखूंगा क्योंकि कॉनकेव है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो -18 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है क्या क्या, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर v बताना है और हाइट ऑफ इमेज बताना है। बहुत सिंपल है यार, मिरर फॉर्मूला लगा दो, चलिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट ना। चलिए 1/v हमें निकालना है, इक्वल्स टू सॉरी -1/18 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इक्वल्स टू -1/12। इसको सॉल्व करने की अगर आप कोशिश करोगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये इसको लिखा जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/18 माइनस 1/12, क्योंकि ये -1/18 दूसरी तरफ चला गया तो प्लस का बन गया, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल्स टू, ध्यान से देखो क्या एलसीएम आ रहा है मेरे हिसाब से, 12 और 18 का एलसीएम क्या आ रहा है, लगभग 108 आ जाएगा। 18 का टेबल सेम 6 बार चल रहा है और 12 का टेबल 9 बार चल रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1/v की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -3/108, तो v की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल रही है -108/3, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो v की वैल्यू आ रही है -36 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर तो आ गया भाई -36। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कुछ गलती तो नहीं की मैंने, वैसे तो मेरे हिसाब से सही है, ठीक है ना, बाकी देख लेना एक बार, हाँ सही है, ठीक है। तो ये -36 आ रहा है, मतलब इमेज जो बनेगा वो -36 पे बनेगा, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गया -36। अब हमें बताना हाइट ऑफ इमेज, कैसे बताएंगे, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u होता है और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो माइनस का v कितना है, -36 अपॉन u कितना है, -18 आई थिंक, यस u -18 है, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर गिवन था मेरे हिसाब से, राइट। सो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखो, माइनस से माइनस छम्मा छम्मा हो गया, 18 2 जा, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया -6 सेंटीमीटर। कितना नेगेटिव आ रहा है ना हाइट ऑफ इमेज, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बना होगा, राइट। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया -6 सेंटीमीटर, क्लियर ना, बहुत बढ़िया। तो 31 का ए पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, देख लीजिए आप। अब मैं 31 के बी पार्ट पे आता हूँ, ठीक है। 31 का बी पार्ट जो बोला हुआ है, उसने बोला हुआ है डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ गिवन है यहाँ पे, ठीक है, -10 सेंटीमीटर अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ है तो आपको बताना है इसकी पावर कितनी होगी, राइट। कैसे बताएंगे, देखो 31 का बी एक बार सॉल्व करके देता हूँ मैं आपको, क्या सॉल्व करेंगे। 31 का बी पार्ट, फोकल लेंथ आपको गिवन है -10 सेंटीमीटर। अच्छा, जैसे ही आपके पास फोकल लेंथ -10 आती है तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये फोकल लेंथ अगर -10 है तो नेगेटिव यहाँ पे शो कर रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है, ओके।
अब आपको पावर निकालनी है। मान लो पावर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये फॉर्मूला कई बार। जब भी पावर आप निकालते हो फोकल लेंथ से, और फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में गिवन हो तो क्या करना चाहिए, फॉर्मूला लगाना चाहिए 100/f। क्या लगाना चाहिए, 100/f। 1/f मत लगाना, ठीक है। आएगा कितना, 100/ -10, तो ये आ रहा है -10 डायोप्टर। तो पावर भी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। कॉन्केव लेंस है, इसका मतलब डाइवर्जिंग लेंस है, और पावर आ रही है -10 डायोप्टर। तो ये मैंने आपको इतनी बात समझा दी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन व्हाट विल बी द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को -20 पे रख दिया इस लेंस के सामने, तो आपसे पूछा गया कि मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा। अच्छा, तो देखो करना क्या है, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूँ जो बच्चे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करने वाले हैं वो, u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ आपको पहले से गिवन था, तो v निकाल लो। v कैसे निकालोगे, 1/v + 1/u = 1/f, राइट। 1/v -1/20 = 1/f कितना, -1/10, राइट ना। सॉल्व करेंगे तो 1/v = आ जाएगा 1/20 -1/10। तो मेरे हिसाब से 20 एलसीएम है ना, 1 - 2। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 1/v = -20 1/20 आ रहा है। तो v की वैल्यू -20 आ रही है, राइट। v की वैल्यू कितनी आ रही है, -20 ना। सोल्व कर ले, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन बताना, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u। तो मैग्निफिकेशन इज -v की वैल्यू -20 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, -10 ना। तो माइनस माइनस छम्मा छम्मा 10 2 20, मैग्निफिकेशन आ गई कितनी, ये आ रही है भाई -2। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है, तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो ये हो गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। इतनी बात मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, सारे दोस्तों को बता दो अपने, ठीक है। चलिए यार आगे बढ़े। यार नेक्स्ट 32, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि ओवरलोडिंग कब होती है, जब आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देते हो, जब आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में डाल देते हो, तो उस टाइम पे हीट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे शॉर्ट सर्किट भी वहाँ पे हो सकते हैं, राइट। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये नहीं होता कि चिंगारी उठ गई या कुछ भी हो गया, फूक भी सकता है, मतलब वहाँ पे हीट पैदा हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिस्ट 2 पॉसिबल कॉसेज ड्यू टू विच ओवरलोडिंग में ऑकर इन द हाउस होल्ड सर्किट्स। या आराम से बता सकते हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। राइट 1 प्रिवेंटिव मेजर्स दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट्स। तो भाई ओवरलोडिंग से बचाने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमें अपने सर्किट्स को पैरेलल में यूज़ करना चाहिए, फ्यूज़ को यूज़ करना चाहिए। फ्यूज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। और साथ में हमारे पास लाइव वायर होता है, लाइव वायर भी हमें कभी कभी ओवरलोडिंग से बचा देता है, राइट। ये सारे पॉइंट्स आप लोग शायद लिख के आए होंगे बहुत अच्छे से। अगर नहीं लिख के आए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े। 33 हमारे काम का नहीं है, 34 भी हमारे काम का नहीं है, 35 34 का बी पार्ट नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं है। 35 ये भी हमारे काम का नहीं है, बी पार्ट भी नहीं है। 36 यस 36 हमारे काम का है। 36 में बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ है, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, फिर कॉन्वेक्स लेंस है ना, बिल्कुल सही बात। चलिए, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 2f, u की वैल्यू -2f है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, राइट द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। ठीक है, मैग्निफिकेशन भी बतानी है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि -2f पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो +2f पे इमेज बनता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देख सकते हो 1/v - 1/u = 1/f। पता है ना, ये लेंस फॉर्मूला होता है। तो 1/v - 1/-2f = 1/f। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/f - 1/2f। तो यहाँ से एलसीएम आ रहा है 2f, राइट ना। तो इट इज 2 - 1। तो मेरे हिसाब से v की वैल्यू आ रही है 2f, मतलब जो इमेज बनने वाला है वो 2f पे बनने वाला है। और अगर आपको रे डायग्राम चाहिए इसका, तो रे डायग्राम मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको रे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, राइट। अब देख सकते हो रे डायग्राम आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा रे डायग्राम यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। 2f पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे को मैं बिल्कुल पैरेलल ले गया प्रिंसिपल एक्सेस के, उस रे को मैंने फोकल लेंथ से पास करवा दिया, और फिर दूसरी रे को मैंने क्या किया, फोकल लेंथ से पास किया, और बाद में वो टकराने के बाद पैरेलल चली गई। तो मैं दिख रहा है कि 2f पे ऑब्जेक्ट रखा है और 2f पे इमेज बन रहा है। इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी सेम रहने वाला है, ठीक है।
तो एक पर्टिकुलर केस था जो आपको पूछा गया था, मैंने आपको रे डायग्राम भी इसका दिखा दिया, ठीक है। और इसमें पूछा आपसे मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू बहुत सिंपल होने वाली है। आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस के लिए, इट इज प्लस वी अपॉन यू। मिरर के लिए माइनस वी अपॉन यू होता है, लेकिन लेंस के लिए प्लस वी अपॉन यू होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, इट इज 2f। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, इट इज -2f। तो 2f से 2f खत्म, तो मैग्निफिकेशन आ रही है नेगेटिव -1। याद रखना इट्स -1, +1 नहीं है। ओके, क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट एक और चीज हमसे पूछी गई है, अ स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से वो एक स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन पे कैंडल की फ्लेम की इमेज बनाना चाहता है, राइट। लेंथ ऑफ द फ्लेम इज 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ is 12 centimeter, distance of the flame from the lens is 16 centimeter. If the flame is perpendicular to the principal axis of the lens, calculate the value of its distance of the image and length of the image formed. Again same type का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको डिस्टेंस और क्या बताना है, लेंथ बतानी है। तो 36 का बी पार्ट में एक बार सॉल्व कर देता हूँ। आपको u की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, इस बार माइनस का 12 सेंटीमीटर। फ्लेम की हाइट कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू मी, राइट ना। और फोकल लेंथ कितनी गिवन है, इट इज जस्ट वेट, इट इज 16 ना, फोकल लेंथ इज -12। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, गुड। और आपसे v पूछा है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 1/v की वैल्यू आएगी 1/f प्लस 1/u। 1/f मतलब 1/-12 और फिर प्लस का 1/u की वैल्यू 1/-16। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 और 16 का एलसीएम क्या आता है लगभग, किसी को पता है। 12 और 16 का एलसीएम लगभग 48 आ जाएगा। 12 3 जा होता है और 12 4 जा होता है और 16 3 जा होता है, राइट। तो v की वैल्यू मेरे हिसाब से आ रही है माइनस का 48/7 सेंटीमीटर, राइट। v आ गया, ठीक है। तो v आ गया हमारे पास माइनस का 48.7/7 सेंटीमीटर। और लेंथ हमें इमेज की हाइट पूछी है, तो इमेज की हाइट अपॉन इमेज का ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल्स टू इट्स v अपॉन यू ना, -v अपॉन यू मत लिख देना इसको, क्योंकि इट इज द लेंस। चलिए हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू आएगी v अपॉन यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 48/7 इंटू व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज -16 ना, ठीक है, इंटू व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज 2 सेंटीमीटर। सो माइनस से माइनस खत्म, 16 3 जा, तो हाइट ऑफ इमेज इज 6/7 सेंटीमीटर। यस और नो, क्लियर। तो इतनी लेंथ की आपको इमेज दिखाई देगी एक फ्लेम के लिए। इज इट क्लियर। कोई कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कुछ गलती तो नहीं मैंने कर दी, ठीक है ना। वैसे तो मैंने सही सब कुछ सही किया है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको सही कर दूंगा। ओके, सो दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग फॉर 36B। 37 वाला क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, 38 भी हमारे काम का नहीं है, 39 और 38 का बी पार्ट सी पार्ट भी नहीं। 39 देखते हैं। 39 एक बढ़िया क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है शायद से। Consider the following electrical circuit diagram in which 9 identical resistors of 3 ohm each are connected as shown in the figure. 9 identical resistors यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। If the reading of the ammeter A1 is 1 ampere, answer the following questions. सब 3 ओम के रेजिस्टर्स हैं, राइट। आपसे पूछा गया है कि अगर A1 की रीडिंग 1 एम्पियर है तो बताओ, बाकी पहला पार्ट में क्या पूछा है, पहले पार्ट में पूछा है what is the relationship between the readings of A1 and A3, give reasons for your answer. So according to me reading of the A1 equals to reading of the A3 would be there. कैसे, क्योंकि जो करंट यहाँ से, टोटल करंट जो यहाँ से निकलेगा बैटरी से, वो करंट यहाँ पे भी जाएगा और बाद में वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आफ्टर ऑल यहाँ से टोटल करंट वापस आएगा। ओके, तो दोनों एमीटर से सेम करंट पास होगा, इस वजह से A1 और A3 की जो रीडिंग होगी वो सेम होगी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A2 एंड A3। भाई A2 वाला जो आपको दिख रहा है ना, A2 वाला जो एमीटर और जो A3 वाला एमीटर है, उनको मैं सही नहीं मानता, उनको मैं दोनों की रीडिंग सेम नहीं मानूंगा। ध्यान से देखो, ये करंट I यहाँ से गया, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर से I बन गया, फिर से 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर से I बन गया, राइट। अब ये I दोबारा इस बार 1 2 3 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा ये करंट, क्लियर नहीं बात। तो ये जो A2 एमीटर है ना, A2 एमीटर के अंदर से जो करंट पास होगा वो I/4 होगा। सर I/4 कैसे बोल दिया आपने, क्योंकि चारों रजिस्टर इक्वल है भाई। देखो ध्यान से बहुत,
अगर चारों रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में से, I/4 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 I/4। A2 की जो रीडिंग आएगी, A2 की रीडिंग आएगी I/4 और A1 की A3 की जो रीडिंग आएगी वो आएगी I। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रीडिंग ऑफ A2 इज एक्चुअली, रीडिंग को पूरा रीडिंग ही लिख देता हूँ, कभी रेजिस्टेंस मान लो, रीडिंग ऑफ A2 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द रीडिंग ऑफ A3। आप ऐसा रिलेशन लिख सकते हो उनमें। क्लियर? नेक्स्ट, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V1। V1 की रीडिंग कितनी होगी आपसे ये पूछा गया है, कैसे बताओगे? एनी आइडिया? किसी को पता है V1 की रीडिंग कैसे बताएंगे हम लोग? सोचो एक बार। V1 पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, हाँ या ना? कर रहा है या नहीं कर रहा है बताओ? बिल्कुल कर रहा है। चलिए तो बताओ कैसे बताएंगे फिर? एनी आंसर्स? हाँ, क्या करेंगे इस केस में बताओ? इट्स वेरी सिंपल, और आप लोग कर सकते हो उसको, मुझे पता है। नहीं पता यार? 1 एम्पियर का करंट था ना, 1 एम्पियर का करंट आया ना। अब 1 एम्पियर का करंट सोच के देखो, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट आया, ठीक है, एक I = 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर के करंट को यहाँ पे देखो, ऊपर जो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है, तो करंट ऊपर से नहीं जा रहा है ऐसा मान के चलो। आइडियल वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया गया है, और अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो करंट ऊपर से नहीं जा रहा, करंट कहाँ से पास होगा? करंट इन दोनों से पास होगा, राइट? तो 1/2 दोनों से पास होगा ना, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो 1/2 ऊपर वाले से, 1/2 नीचे वाले से, ठीक है। अब सोचो कि अगर एक रेजिस्टेंस के अंदर से 3 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके अंदर से 1/2 एम्पियर का कोई करंट जा रहा है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? V = IR लगा दीजिए। V = IR अच्छे से पता है आप लोगों को? चलिए, V = I कितना है? 1/2 इंटू R कितना? 3, तो V की वैल्यू आएगी 3/2, दैट इज 1.5 वोल्ट। कितने वोल्ट का रीडिंग आएगा V1 में? क्लियर है V1? तो V1 की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी? 1.5 वोल्ट, प्लीज याद रखिए 1.5 वोल्ट। क्लियर? अब आपसे पूछा है टोटल रेजिस्टेंस बताओ पूरे सर्किट का। बहुत सिंपल है यार, मैं सर्किट को यहां बनाता हूं। 2 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं, फिर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, फिर 4 लगे हुए हैं, है ना? ये भी 3, 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 सब 3, और बचा दो बीन, है ना? चलो फिर क्या करेंगे सबसे पहले, ये 3 3 जो 2 लगे हुए हैं, ध्यान ध्यान से देखो, इसको इसको इनका क्या करोगे आप? ये 3 और 3 का क्या आ जाएगा? ये 3 दोनों पैरेलल में है ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1/R1 आएगा, 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। ये आ जाएगा, R1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, क्योंकि 2/3 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 3/2 आ जाएगा, राइट? ऐसे यहाँ पे क्या लिखोगे R2 के लिए? R2 में आप लोग लिखने वाले हो 1/R2 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/R2 इक्वल्स टू 3/3, तो R2 की वैल्यू आ रही है 3/3, राइट? मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अब 1 नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको क्या लिखोगे? 1/R3 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 4 बार है, तो R3 की वैल्यू आएगी 3/4, राइट? 3/4, 3/2, 3/3, 3 आंसर आ गए। अब ये क्या है? तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, यस। तो मेरे पास जो R इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, ये आ रहा है 3/2 प्लस 3/3 प्लस 3/4। इज इट क्लियर? इसको मैं 1 भी कर सकता हूँ अब, 3/2 प्लस 1 प्लस 3/4। एलसीएम क्या आ रहा है भाई? 4 एलसीएम आ रहा है मेरे हिसाब से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, प्लस ये 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3, तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 13/4 हो। क्लियर है? तो ये मैंने पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको दे दिया भाई साहब। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है ना, और सपोर्ट करते रहो, शेयर कर दो सबके साथ, ठीक है ना। मैं और भी कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूँ, आगे आगे चलोगे। अभी आप 11th में आने वाला हो तो मेरी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्स, बाय बाय।